नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और बाजार ने जो कल एक नाइटमेयर दिया था, अब उससे निकलता हुआ साफ तौर पर अंश। और जाहिर सी बात है, आज बड़ा ही खास मौका, चिल्ड्रंस डे। और जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मेरे को तो लगता है कि जब बचपन था तब बेचैनी होती थी जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, और अब लगता है कि कुछ वैसे दिन वापस आ जाए। बिल्कुल, तो बचपन में लौट जाने का सबका दिल करता है। YouTube के कमेंट बॉक्स में बताइए आपके बचपन की क्या यादें हैं, और इन सब के बीच में तौर तरीके भी जान लीजिए, अपने सवाल भी हम तक पहुंचाइए। यो स्टॉक में अपना सवाल कैसे भेजें उसके तौर तरीके जान लीजिए। स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक नंबर सबसे ऊपर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। YouTube पर भी सवाल भेजिए, स्पष्ट भाषा में सवाल पूछिए। कितनी संख्या में कोई स्टॉक आपने लिया है, कितनी क्या भाव पे लिया है, और नज़रिया आप क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये मेंशन कीजिए, जिससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी आपके जवाब देने के लिए। चलिए बाजार पर लौटते हैं। बाजार देखिए, निफ्टी 23,600 के करीब इस वक्त जो है नज़र आता हुआ, और लगभग 40 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी में 425 अंकों की बढ़त, 50,500 के पार इस वक्त जाता हुआ बैंक निफ्टी। आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो ख़ास तौर पे आयशर मोटर्स 7.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आज लगभग 1.5% ऊपर। कल ही हमारे एक्सपर्ट ने इस पर आपको राय दी थी खरीदारी की। SBI लाइफ देखिए 1.25% ऊपर। हिंडाल्को पे भी कल हमने राय दी थी, वो भी आज देखिए 1% ऊपर है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक का, और दिग्गजों में HDFC बैंक, ये सभी ऊपर जाते हुए। वहीं बात करें अगर हम दबाव की, तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर पर दबाव है, 0.25% की गिरावट। यहाँ पर ब्रिटानिया में 1.5% का प्रेशर हम देख पा रहे हैं। ITC निफ्टी 50 लूजर की श्रेणी में है, 1.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर, BPCL जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, खरीदारी जमकर हो रही है। 1757 मार्केट ब्रिड देखिए, 1757, 1757 ये है उन स्टॉक्स की संख्या जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 734 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में, 734 ये वो नंबर है। राजेश भोसले साहब एंजल वन से हमारे टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। और गुड है, बहुत कुछ गुड है इस मॉर्निंग में। जैसा मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, इंडेक्स की रिकवरी, इन सब ने एक बेहतर माहौल बना दिया है, और शायद जो एक करेक्शन था उसकी खरीदारी का जो लोग वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त से, वो अब नज़र आ रहा है। कैसे इसे प्ले आउट किया जाए, क्या रणनीति रखी जाए, किन सेक्टर पर निगाह रखी जाए, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये शुरुआती रणनीति। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग अंश। यस, देखिए काफी दिनों के बाद आज जो मार्केट ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बता रहा है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो लास्ट कुछ दिनों से काफी खराब था, बट आज इम्प्रूव हो रहा है। एंड अगर आप की इंडाइसेस के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और जनरली लास्ट फ्यू सेशंस में देखें तो फर्स्ट आवर में काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिलती थी, बट आज कहीं ना कहीं वो सेल ऑफ जो है वो रुक सा गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो की सपोर्ट्स पे आ गया है, एंड 200 DMA का सपोर्ट है। तो यहाँ से जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक का एक व्यू बना रहा है मार्केट के लिए। अगर आप देखें तो 23,500 निफ्टी के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। अभी भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है, बट यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,500 के आसपास सपोर्ट है, और ऊपरी स्तर पे अगर आप देखो तो 23,850, 23,900 एक रेजिस्टेंस है, जिसके नीचे एक ब्रेकडाउन आया है। तो 23,500 नीचे में और 23,850, 23,900 एक रेंज रहेगा। तो लोअर लेवल्स पे बाय कीजिए, हर एंड के आसपास जो है प्रॉफिट बुक करते रहिए, जब तक कोई कॉन्क्रीट मेजर रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल लो लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी के मौके, अच्छे लेवल्स आपको पूरे दे दिए गए हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ निफ्टी में। इसी के साथ आयशर मोटर्स के शेयर में आज एक्चुअली सुपर रफ्तार नज़र आ रही है। कमज़ोर नतीजों के बावजूद शेयर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। आखिर क्या है तेज़ी के ट्रिगर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक बताइए।
बिल्कुल, आयशर मोटर्स की आज तेज रफ्तार है। निफ्टी का टॉप गेनर है, 7% से ज्यादा की तेजी है और ये तब है जब नतीजे अनुमान से कमजोर आए हैं। हर फ्रंट पर जो सितंबर तिमाही के नतीजे थे अनुमान से कमजोर थे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बावजूद इसके जो ब्रोकरेजेस का भरोसा है वो इस पर बरकरार है और देश दुनिया के जो तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं और कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। अगर हम नतीजों की बात करें तो सितंबर तिमाही में मुनाफा करीब करीब 8.25% बढ़ा है और 1100 करोड़ रुपए का आंकड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम आय की बात करें करीब करीब 3.5% के आसपास की मजबूती है आय में और आय आई है 4,263 करोड़ रुपए पर। हालांकि ऊंचे मार्केटिंग कॉस्ट के चलते एबिडा का जो आंकड़ा है वो बाजार को बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं। जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य दिया है 5,500 रुपए का और उनका ये मानना है कि कल के बंद भाव से शेयर में अभी 20% की तेजी और आ सकती है। जेफरीज का कहना है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम में रिकवरी के FY25 की पहली छमाही में 1% घटी है, लेकिन जो दूसरी छमाही होगी वो बेहतर साबित होगी क्योंकि फेस्टिव सीजन अच्छा गया है और आगे कुछ कुछ जो उनके की प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्लासिक है या फिर बुलेट है उस पर कंपनी का फोकस है और नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च करी है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा और उसके चलते रिकवरी आएगी और 12% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं H2 में बिक्री में आरी की। और FY25 से FY27 के लिए नुवामा ने जो आय का अनुमान है 8% उसको बढ़ाया है और EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर उसको बढ़ाकर किया है 6%। तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ये ब्रोकरेजेस की तरफ से उसके चलते शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। अगर हम कुछ और ब्रोकरेजेस की बात करें जेफरीज और नुवामा के अलावा तो नोमुरा ने जो रेटिंग है वो न्यूट्रल के दी है, लक्ष्य दिया है 4,391 रुपए का, लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी उनकी अंडरवेट की रेटिंग है और उनका जो टारगेट है वो है 3,665 रुपए का। तो नतीजे कमजोर है लेकिन ब्रोकरेज की जो कमेंट्री है शेयर को लेकर, कंपनी की ग्रोथ को लेकर वो काफी पॉजिटिव है और उसके चलते शेयर में आज हम तेज दौड़ देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से स्टॉक के मूवमेंट्स और रीजंस को समझाने के लिए, साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट को भी हाईलाइट करने के लिए। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने सुना ही होगा आयशर मोटर्स पर अभिषेक की पूरी एक डिटेल्ड रिसर्च थी। आप टेक्निकल भी देख के बता दीजिए कि यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ सेशन से थोड़ा नीचे गिर रहा था, 5-6 सेशन से, उसके बाद आज एक बहुत ही बेहतरीन अपमूव होता हुआ नजर आया है, 50-100 DMA को भी पार कर दिया है। इसके बाद में आगे क्या और कंटिन्यूटी नजर आ रही है स्टॉक में? देखिए अंश, इसमें काफी अच्छे टेक्निकल फॉर्मेशंस बन रहे हैं। कल के सत्र में अगर आप देखें तो इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 4500 के आसपास, तो वहां पे क्लोज किया था जहां पे 200 DMA भी है। एंड कल के वीकनेस के बाद आज एक किकिंग पैटर्न बन रहा है। तो किकिंग पैटर्न बहुत रेयर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जहां के कल का जो पूरा वीकनेस है वो आज के ओपनिंग टिक में ही निकल गया है एंड उसके बाद फर्दर ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी रेयर पैटर्न है, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। एंड आज का जो लो है 4700 का, तो वो स्टॉप लॉस रख के कोई भी डिप में बाय किया जा सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो रिसेंट हायर रेंज है 5100 का, वो आने वाले सेशंस में क्रॉस हो सकता है एंड स्टॉक जो है एक नए चार्ट में मतलब अनचार्टेड टेरिटरी में चला जा सकता है, जहाँ पे 53, 50, 5400 भी आ सकता है। तो डिप में बाय करते रहिए। 4700 का स्टॉप लॉस आएगा। नियर टर्म में 5100 एंड 53, 50, 5400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आयशर मोटर्स में। बिल्कुल, तो ये है एक विस्तृत रणनीति आपको आयशर मोटर्स में मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। दूसरी तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड्स की आय में करीब 13% की बढ़ोतरी रही है, तो एबिटा में 9% की बढ़त नजर आई है। हालांकि मार्जिन और मुनाफे पर दबाव जरूर दिखा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CFO वेंकट रमण नारायणन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अच्छी ग्रोथ दिखी है साफ तौर पर, 12.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दूसरी तिमाही में। कौन से ऐसे सेगमेंट और ज्योग्राफीज हैं जिन्होंने इस ग्रोथ को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है? आप देखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट्स ऑल वेल राउंडेड है। सभी इंडस्ट्री ग्रुप में ग्रोथ अच्छी हुई है, except for two. The travel, media and entertainment and manufacturing had a little bit of a challenge, but not as much. But overall, सब industry group में हमारा growth अच्छा रहा है। Geographical perspective also, in absolute terms, all the geographies have grown as well.
And after our acquisition, we have become much more prominent in the Asia Pacific market as well. So from that perspective, all industry groups have grown. हमारा जो नया बिजनेस यूनिट सेटअप किया था हमने, जनरेटिव एआई का बिजनेस यूनिट, दैट इज आल्सो शोइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन. हमारा 3 pronged स्ट्रेटजी था. एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में कंजम्पशन कैसे ऐड करें, नया कस्टमर से कैसे एक्वायर करें, और इंटरनल कंजम्पशन हैप्पीएस्ट माइंड्स में कैसे करें, and to train all the people within the Happiest Minds. So that one is also showing quite a bit of promise based on the POCs that we have done for the customers. So it's a well-rounded growth, and overall quite happy with the results. बिल्कुल. तो मेरा सवाल दरअसल वेंकटरमन जी आपसे है. हम काफ़ी समय से रुके हैं कुछ एक्विजिशन पर खबर सुनने के लिए, तो क्या कोई लेटेस्ट खबर है एक्विजिशन पे, या आने वाले समय में कुछ एक्विजिशन की प्लानिंग चल रही है कंपनी की? जो रिजल्ट आप देख रहे हैं Q2 का, इसमें 3 कंपनियों का रिजल्ट भी शामिल है. तो हमने 3 एक्विजिशन किया था. दो जो बड़ा था, और one was a small one which is essentially an organic growth story. So last quarter we had about 45 days of results incorporated. इस क्वार्टर में पूरे क्वार्टर का रिजल्ट इनकॉर्पोरेटेड है. सो द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मींस. हमको जो एक्विजिशन किए हैं उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. द objective is to make sure that if you look at our margins जो आप देख रहे हैं EBITDA या ऑपरेटिंग मार्जिन हाफ ईयर या क्वार्टर ओवर क्वार्टर, उसमें सब बढ़त हुई है. और ये बढ़त हमने दिखाया है in spite of the investments we have made in generative AI in terms of the new companies having, the acquired companies being slightly lower in terms of operating margins and EBITDA. उसके बजाय हमने growth दिखाया. So the idea is to make sure that whatever we have acquired, we integrate very well and get the benefit. So it has to be a benefit of 1 + 1 has to become 3 rather than 2 in case of acquisitions. So that's what I would focus on. बिल्कुल. तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्विजिशन में थोड़ा डिले हो रहा है? अगर डिले हो रहा है तो जो आपकी एस्टिमेटेड ग्रोथ है 30 to 35% के FY25 के लिए, क्या वो अटेनेबल रहेगी या यहाँ पे कुछ रिवीजन कर रही है कंपनी? So if you look at it, इस क्वार्टर में we have done 28.2% growth in constant currency. Half year over half year तकरीबन 23.6% रह चुका है growth. We'll have the benefit of the next 2 quarters. जैसे भी हम बोल चुके हैं पहले मीटिंग में, we are hoping to grow both organically and inorganically. The acquired companies are also having certain growth targets. सबको मिला के we are targeting, जैसे मैंने press release में बोला था, we are surely targeting to meet the earnings guidance, revenue guidance of 30 to 35%. Because of certain unknowns and how the acquisition will play out, we had given a rather broad range on the top line, which is 30 to 35. जहां तक अब EBITDA margin देखेंगे, the guidance was 20 to 22%. हमने इस half year में 22.7% कर चुके हैं. So there is room for improvement on that, while obviously trying to meet the margins. जहां तक revenue growth का guidance का सवाल है, there is work to be done and we are focused on doing that. बिल्कुल वेंकटरमन जी, लेकिन अब अगर हम बहुत स्पेसिफिकली किसी नंबर की बात कर लें तो FY25 में ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ का नज़रिया क्या रहेगा, और ख़ासतौर पे कैसे देखा जाए? क्या ये हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रह सकती है या लो डबल डिजिट ग्रोथ? We don't disclose organic or inorganic separately in our financials or in our disclosures, क्योंकि बहुत मुश्किल है वो बताने का. For example, there are 45 customers we have onboarded from the 2 new acquisitions. They have brought in, we have got a nice
SaaS or SaaS ready tool on the banking platform, which is called Artha Banking. So we are already selling, our sales team is selling into those companies. They are selling into our 240 plus customers. So it will be very difficult for us to segregate what is, what is done by through acquisitions, what is out of acquisition. So which is why we have always said that we talk about consolidated combined growth, which will have an element. So पिछले साल का revenue figures हमने share किए हैं in all transparency. We closed about 190 million, 192 million, and we are trying to target a 30% growth from there. तो हमारा organic भी उसमें रहेगा और जो company हमने add किया है वो भी grow करेगा. So last year Pure Software was about 42.4 million, and RES was about 8 million. And they are going to also grow from that base. We are also growing from our base. It will all be put together. It is not just a consolidation play. और एक और बात बता दूं उसमें कि देयर इज लॉट ऑफ सिनर्जी रेवेन्यू. सो इवन जो वेंकट ने बताया कि 45 कस्टमर्स है, उसमें हम लोग जेएनएआई ले रहे हैं. हमने अभी एक डील साइन किया जनरेटिव एआई इनटू देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट. सो हम हैप्पीएस्ट माइंड्स का एसेट्स कैसे लेवरेज करें इन दोज अकाउंट्स, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि दिस इज प्योर एक्विजिशन बेस्ड और दिस इज प्योर प्ले ऑर्गेनिक ग्रोथ. Because there is a lot of synergy and that's why we acquire companies. ठीक है, राजीव जी हमें ये बताइए कि किस तरह के डिमांड ट्रेंड जो हैं वो नज़र आए हैं अगर हम पिछले क्वार्टर से इसकी तुलना करें. जैसे पहले हमने बताया कि हमारा ग्रोथ वेल राउंडेड है एंड सभी वर्टिकल्स में द पाइपलाइन लुक्स हेल्दी. एंड हमारा जो जनरेटिव एआई में हमने जो POCs कर रहे हैं और किया है, customers are evaluating the final outcome and that will translate into larger opportunities as well. So all of the demand environment is stable. Now the US elections are behind everybody and that provides at least continuity as well. So from that perspective, and last year आपने देखा था कि टेक कंपनीज में थोड़ा चर्न ज्यादा हो रहा था. That has also stabilized. So from that perspective, we are quite hopeful and optimistic for the demand environment with all the stability that has come into play. शुक्रिया करेंगे राजीव जी, शुक्रिया करेंगे वेंकट रमन साहब. आपको और आपके पूरे टीम को, कारोबार को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के बिजनेस के लिए. आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहें. मैं पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं. हमारे साथ अभिषेक कुमार शामिल है. अभिषेक नमस्कार, बताइए. नमस्कार सर. सर मेरे पास IEX के शेयर है 500 एट द रेट ऑफ 214. तो ठीक क्या है. करना चाहिए सर मुझे भी? ठीक है, आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं या थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? सर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, 1 से 2 साल के लिए. ठीक है, ऑल राइट. राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए. IEX पर इनकी खरीदारी है, 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 214 के भाव से. वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ ऑलमोस्ट 25% गिरता हुआ नज़र आ रहा है. अगर हम नवंबर हाई से देखें तो वहाँ से तो 33% गिर चुका है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है. लेकिन इसमें कहीं पे भी थोड़ा भी पुल बैक, थोड़ा भी रिबाउंड कहीं आता हुआ नज़र नहीं आया है. कंटिन्यूस फॉल होता हुआ दिख रहा है. इसके चलते स्टॉक 200 DMA पे थोड़ा सा रुका था, लेकिन वो भी तोड़ चुका है 3-4 सेशन पहले ही. तो इतना सारे मूविंग एवरेजेस तोड़ने के बाद, कंटिन्यूस फॉल होने के बाद, क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हैं? देखिए सितंबर में जो हाइस थे वो अराउंड 240 के लेवल्स पे थे एंड फिर वहां से जो है अलोंग विद मार्केट्स करेक्शन हुआ है. ये जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम्स के साथ है एंड शॉर्ट टर्म में तो कोई मेजर ऐसा अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है. बट अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो 145 टू 150 की रेंज में काफी की एवरेजेस की रिट्रेसमेंट लेवल और रैली के स्टार्ट पॉइंट आ रहे हैं. तो 145 150 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है. वहां पे मैं सलाह दूंगा कि वहां पे इफ पॉसिबल थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए स्टॉक में एंड फिर बाउंस में वापस 185 190 लेवल्स ऐसे आते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी. तो फिलहाल ऑलरेडी गिरा हुआ है, ओवरसोल्ड है, सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो सपोर्ट के पास वापस एवरेज करने की सलाह होगी.
शुक्रिया इस अहम रणनीति के लिए आपका। और आईएक्स पर आपको अहम रणनीति मिली। कोई और भी सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बेहतर बाजार में क्या होगी आपकी तरफ से? शुभ प्रभात प्रशांत जी। तो आज के ऑप्शन के लिए जो मेरा जो कॉल है वो है वोल्टास का। यहाँ पर 3 दिनों के फॉल के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आज का कैंडल अगर ये होल्ड करके रखता है तो मुझे यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है वोल्टास में। और अगर मैं इसका अर्ली चार्ट देखता हूँ तो वहाँ पे MACD और RSI का बुलिश क्रॉस ओवर है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती हैं इस स्टॉक में। तो हमें आज 71,740 का वोल्टास का कॉल ऑप्शन लेना है इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का। इसका जो बाइंग प्राइस है हमारा वो आ रहा है 18 से लेकर 22 के बीच में। और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है यहाँ पे वो 10 रुपए का रखना है। और इसमें जो हमारा टारगेट होगा 45 का होगा। इसका लॉट साइज करीबन 300 है। तो उसके अनुसार जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 3300 रुपीज का। और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है अगर हमारे जो टारगेट है 45 के अचीव होते हैं तो वो जो रिवॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है 7500 रुपीज का। तो वोल्टास का 1740 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल रहा है। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी इस अहम रणनीति के लिए। वोल्टास का 1740 की कॉल आपको 18 से 22 के बीच के प्रीमियम पर मिलेगी। लक्ष्य 45 का, स्टॉप लॉस 10 रुपये का, 7,500 तक का फ़ायदा और यहाँ पर 3300 तक का अधिकतम नुकसान हो सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं आपके सामने जो बताता है कि जो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें रिस्क जोखिम बहुत है। 90% लोग पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बनाते हैं। इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और इसके साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार की मदद ज़रूर लें।